हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शब्बीर ने जिला मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के इलाके कालू पिंडी में एक मेहनतकश लड़की को देखा है जो घर का पहिया चलाने के लिए कपड़ों की सिलाई करती थी। अपने घर से निकलकर काम पर जाने वाली इस मेहनतकश लड़की की जिंदगी एक दिन के लिए एक भयानक ख्वाब बन गई। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रिजवाना सुबह सवेरे उठकर घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। फिर वो नाश्ता तैयार करती देखी गई। नाश्ते की तैयारी के बाद रिजवाना को जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोते और फिर बालों को संवारते देखा गया। रिजवाना ने अपनी चादर उठाई और एक कमरे में सोई हुई अपनी माँ के पास पहुँच गई जो गहरी नींद सो रही थी। अम्मा, अम्मा उठो, सुबह हो गई है। अरे क्या कह रही है बेटा? अम्मा, मैं जा रही हूँ। घर का झाड़ू पोछा भी कर दिए और नाश्ता भी बना दिए। शाम तक वापस आ जाऊंगी। बेटा उससे कहना कि आज पैसे दे दे, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। अरे अम्मा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वैसे भी शाजिया कह रही थी कि आज पैसे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेटा चल जा, अल्लाह हाफिज। मैं दरवाजा लगा दूं। रिजवाना तेजी से घर से बाहर निकल गई और माँ आंख मलती हुई बेटी को दरवाजे तक छोड़ने आई। और फिर जब रिजवाना जरा दूर चली गई तो माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। शब्बीर ने देखा कि रिजवाना एक दरवाजे से दाखिल हुई तो कमरा खाली था। अलबत्ता 2-3 सिलाई की मशीनें और कुछ कपड़े रखे हुए थे। रिजवाना ने धूप के लिए कमरे की खिड़की खोल दी और अभी एक मशीन के आगे बैठी रही थी कि घर के अंदर से शाजिया नामी लड़की निकल आई। अरे रिजवाना, आ गई तुम? और कपड़े बस यही है? हाँ। अच्छा सुनो, वहाँ जो कपड़े रखे हैं ना, उनमें से आज 15 सूट तो लाजमन शाम तक देने हैं। सही है? जी ठीक है। चाय पियोगी? मैं भी लाती हूँ। शाजिया घर के अंदर चली गई और रिजवाना कपड़े सीने में मसरूफ हो गई। इसी दौरान शाजिया का भाई तसव्वुर बाहर से घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में कपड़ों का एक गट्ठर था। उसने गट्ठर वहीं कमरे में रख दिया। पता तुमने जो सिलाई की थी ना, उसमें शिकायत आई है, सही नहीं सिले। ये देखो वापस आ गए काफी कपड़े। पता नहीं, शायद कहीं से सिलाई रह गई होगी, मुझे पता नहीं चला। वैसे ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तो क्या करूं? मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि काम में कोई खराबी ना रह जाए। वैसे तुम ये जो मशीन चला रही हो ना, ऐसे नहीं चलाते। मैं सिखाऊं? हटो, मैं बताता हूँ कैसे। देखो पहले जो है ना मशीन। तसव्वुर बहाने से रिजवाना के बराबर में बैठकर मशीन चलाने लगा। पहले यहाँ इसको सेट किया, ये यहाँ रखा, ये कपड़ा भी टेढ़ा रखा तुमने। कपड़ा रखा और ये ऐसे, देख रही हो? ऐसे करते हैं, देख, समझ गई? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कौन सा परफ्यूम लगाया है? मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया। अच्छा चल, अब देख, समझ गई? ऐसे होती है सिलाई, आइंदा गलती ना करियो। ये ऐसे। इसी दौरान शाजिया चाय लेकर अंदर आई तो भाई को मशीन पर बैठे देखकर ठिठक गई। भाई, तुम यहाँ मशीन पर क्या कर रहे हो? सिलाई सिखा रहा था इसको। कुछ शिकायत आई थी तो मैंने बोला सिखा दूं। तुम रहने दो, रिजवाना को सिलाई आती है। अच्छा भाई, अब वो कपड़े लेते जाओ, वो तैयार हैं। ठीक है। तसव्वुर कपड़े लेकर बाहर निकल गया और शाजिया ने रिजवाना के चेहरे पर परेशानी की लकीरें पढ़ ली। तुम काम करो। शाजिया का भाई रिजवाना में खासी दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन इसमें इजहार की जुर्रत नहीं थी। फिर उसने एक और हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की। एक दिन रिजवाना काम के बाद घर जा रही थी कि तसव्वुर उसे बाहर ही मिल गया। रिजवाना, जी पैसे मिल गए तुम्हें?
जी मिल गए थे, शाजिया ने दे दिए। अच्छा, बहुत अच्छे। वैसे कितने दिए उसने पैसे तुम्हें? रिजवाना ने तसव्वुर को अपनी उजरत से आगाह किया तो तसव्वुर ने अपना सर पकड़ लिया और जेब से निकालकर कुछ और पैसे भी रिजवाना को देना चाहे। रिजवाना इनकार करती रही, लेकिन तसव्वुर उसे यकीन दिलाता रहा कि वो किसी मतलब से उसे पैसे नहीं दे रहा, बल्कि ये उसका हक है। तसव्वुर के इसरार पर रिजवाना ने पैसे रख लिए और जल्दी से अपने घर में घुस गई। रिजवाना ने तसव्वुर से पैसे तो ले लिए थे, लेकिन उसका दिल किसी अंदेशे से धड़क रहा था। उसे मालूम था कि उसे ये पैसे क्यों दिए गए थे। एक दिन रिजवाना काम पर पहुंची तो शाजिया घर पर नहीं थी, तसव्वुर मौजूद था। शाजिया, शाजिया। रिजवाना की आवाज सुनकर अंदर से तसव्वुर बरामद हुआ। शाजिया जरा बाजार तक गई है, बोलकर गई थी अगर रिजवाना आए तो उसे बोलना बैठकर काम शुरू करे। अच्छा, नहीं फिर मैं जा रही हूँ, जब वो आएगी तो आगे काम कर लूंगी। अरे देखो, अगर मुझसे डर लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ, तुम बैठकर काम कर लो यहाँ। नहीं नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बात बोलूं तुमसे, अगर बुरा ना मानो तो। मुझसे? क्या? अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो तो? आपकी मर्जी। लाफिस। बात तो रिजवाना तसव्वुर की नीयत भाप गई थी। वो उल्टे पांव घर वापस आ गई तो माँ ने सवालों की बौछार कर दी। अरे क्या हुआ रिजवाना, इतनी जल्दी आ गई तू? जी अम्मा, शाजिया घर पर नहीं थी और मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं वापस आ गई। चल अच्छा किया, वापस आ गई तू। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि वहां जाना छोड़ दूं। शाजिया से कहूंगी कि कपड़े सिलाई के लिए घर में ही दे दिया करे। चल जैसे तेरी मर्जी बेटा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तसव्वुर ने मुबैना तौर पर रिजवाना के साथ दस्त दराजी की कोशिश की थी, और जब रिजवाना ने उसे खरी खरी सुनाई तो उसने अपना चोला बदल लिया। शब्बीर ने देखा कि रिजवाना शदीद गुस्से के आलम में थी और तसव्वुर भीगी बिल्ली बना हुआ अपनी सफाइयां पेश कर रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें ये हरकत करते हुए? कसम ले लो, गलती हो गई, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। जरा एक लम्हे के लिए सोचो, तुम्हारी बहन का कोई यूं हाथ पकड़े, कैसा लगेगा तुम्हें? अच्छा बस बस, बोल दिया ना, गलती हो गई। कोई खोट नहीं था मेरी नियत में, ऐसे ही बस अपना समझ के तुम्हारा हाथ पकड़ लिया बस। बताऊं मैं तुम्हारी बहन को? अरे अब छोड़ भी दो, गलती हो गई, जानबूझ के ऐसा नहीं किया, अब नहीं होगा, माफ कर दो। तसव्वुर जल्दी से घर से बाहर निकल गया। इसी दौरान उसकी बहन शाजिया घर आ गई। भाई कहाँ चला गया? रिजवाना के चेहरे पर गुस्सा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया और मशीन पर मसरूफ हो गई। रिजवाना, भाई यहाँ आया था ना? हाँ, चला गया है वो। अच्छा, तुम क्यों इतनी गुस्से में लग रही हो? कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं, सर में बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तुम कहो तो मैं ये सारे कपड़े घर जाके सी दूं? हाँ हाँ, ले जाओ। रिजवाना सिलाई के कपड़े लेकर घर चली गई और शाजिया को अंदाजा हो गया था कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर था। इस वाकये के बाद रिजवाना ने शाजिया के घर जाना छोड़ दिया था, जिसके बाद तसव्वुर मुबैना तौर पर रिजवाना को फोन करके यकीन दिलाता रहा कि वो उससे मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है, मगर रिजवाना उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं थी। मना किया था ना मैंने, फोन मत किया करो मुझे। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो मुझे, मैं शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आइंदा दोबारा मुझे फोन करने की हिम्मत की ना, तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इस हरकत का बता दूंगी मैं। रिजवाना ने गुस्से में कॉल काट दी। उधर शब्बीर ने देखा कि तसव्वुर के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो अपनी बेइज्जती पर बेचौताब खा रहा था। तसव्वुर ने रिजवाना के साफ इनकार और बेइज्जती के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह बहला फुसलाकर एक दिन रिजवाना को घर के बाहर बातचीत करने के लिए बुला लिया।
इसके बाद तसव्वुर ने मुबैना तौर पर अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए रिजवाना पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। राहगीरों ने यह मंजर देखकर फौरन आग बुझाई और पुलिस को भी इत्तला कर दी थी, मगर उस वक्त तक रिजवाना के जिस्म का खासा हिस्सा झुलस चुका था। ये है वो मेहनतकश लड़की जो रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन वहशियाना इंतकाम का शिकार हो गई। मैं तंग करता सी, मैं जल्दी से सिलाई सीखने वास्ते कपड़े सिलाई करने की जांच मैं तंग करता सी। आखदा सी पहला मेरे नाल गलबात कराई सी, आंदा सी असीं शादी कर लिए। मैंने शादी नहीं हो सकती साडी, मैं नहीं शादी कर सकती। उस तो बाद मैं उन्होंने अपने दसिया, मैं क्या ऐसा इस तरह की हरकत की है, मैं आइंदा तो बाद थोड़े घर सिलाई वास्ते नहीं आना। आंदे ने ठीक है सी तुहाडे ना दसी असीं कोई बहाना बनाने आ। इस शर्मनाक वाक़े के बाद पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये है। रात को एक आदमी ने फ़ोन किया था मुझे कि एक लड़की है, वो अपना नाम नहीं बता रही, उसको आग लगी है। मैंने कोशिश करके 1-2 बार में आदमी आकर मेरी उन्होंने मदद की है, बुझा रहे हैं। फौरी तौर पे आप मौके पर पुलिस भिजवाएँ। मैंने जो मोबाइल अफसर साहब उसको कॉल की मसलन को, मैंने कहा फौरी तौर पर कालूपिंडी पहुँचे और ये मामला मुझे जाकर बताएं क्या मामला है। मैंने इनको ट्रेस किया तो पता चला कि ये रिजवाना नाम की लड़की है और इसके वालिद का नाम मोहम्मद रियाज है, कालूपिंडी की रहायशी है। तो आकर मैं इसका बयान अजीज़ पट्टी अस्पताल दिया है, तो उसने बताया कि मुझे तसव्वुर वर्दानैत को जुड़ा कासमी, उसने मुझे आग लगाई है, वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने इनकार किया है तो उसने मुझे पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी है। पुलिस अभी मजीद तहकीकात कर ही रही थी कि शब्बीर को अचानक एक और अफसोसनाक खबर मिल गई, और वो ये थी कि घर से रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए निकलने वाली लड़की, जिसे अपनी आबरू बचाने के जुर्म में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी, 1 हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार चल बसी। रिजवाना के आखिरी अल्फाज वही थे जो उसने जलाए जाने के फौरन बाद दिए थे। एक बार वो आवाज फिर सुन लीजिए जो चीख चीख कर कह रही थी कि उसके साथ जुल्म हुआ था। मैं तंग करता सी, मैं जल्दी से सिलाई सीखने वास्ते कपड़े सिलाई करने की जांच मैं तंग करता सी। आखदा सी पहला मेरे नाल गलबात कराई सी, आंदा सी असीं शादी कर लिए। मैंने शादी नहीं हो सकती साडी, मैं नहीं शादी कर सकती। उस तो बाद मैं उन्होंने अपने दसिया, मैं क्या ऐसा इस तरह की हरकत की है, मैं आइंदा तो बाद थोड़े घर सिलाई वास्ते नहीं आना। आंदे ने ठीक है सी तुहाडे ना दसी असीं कोई बहाना बनाने आ। शब्बीर ने एक बेगुनाह लड़की को जलाकर कत्ल करने वाले सफाक मुल्जिम से किसी किस्म की रियायत न करने और उसे कड़ी सजा दिलवाने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने गुजरावाला में थाना पीपल्स कॉलोनी की हुदूद में एक ऐसा वाकया देखा है जिसके किरदारों में खौफ और तशवीश पाई जाती थी। अलबत्ता करीबी गांव में 2 लोग एक दूसरे को अचानक अच्छे लगने लगे थे। माजिद खेतों के दरमियान से गुजर रहा था तो आसपास छोटे छोटे कच्चे घरों के बाहर माल मवेशी जुगाली करते या चारा खाते नजर आ रहे थे। औरतें और बच्चे खेतों में काम काज करते या फिर गांव के लोग साइकिलों पर आते जाते दिखाई दे रहे थे। साजिद आगे बढ़ते बढ़ते एक अहाते में दाखिल हुआ जहाँ उसकी खालाजाद बहन रोटियां पकाने में मसरूफ थी। बाजी आज तो बहुत भूख लगी है, क्या पकाया है? अरे माजिद तू आया, बैठ चारपाई पे, मैंने बहुत मजे की सब्जी बनाई है। अरे आज तो मजा आ जाएगा बाजी, जल्दी से निकाल दो। अच्छा ये बता तेरा काम कैसे चल रहा? काम अच्छा चल रहा है, मंडी में बड़ी बात है मेरी। अच्छा सुन, वो पड़ोस में चाचा है ना, उन्होंने अपनी भैंसें बिकवानी है। तो बिकवा दूंगा, मिलवा देना मुझे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली समीना नामी लड़की भी वहाँ आ गई। बाजी अम्मा कह रही है अगर कोई सालन बनाया है तो दे दे। हाँ हाँ ला दे, देती हूँ। बाजी अम्मा ने कहा है कल वो खीर बनाएंगे तो भिजवा देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा सुन ये बता, चाची कह रही थी कि चाचा ने भैंसे बेचनी। पता नहीं, पूछ कर बताऊंगी। अच्छा सुन, वो चाचा से कहना कि मेरा भाई मवेशी बेचने और खरीदने का काम करता है, वो बिकवा देगा। बाजी ये हैं आपके भाई? हाँ
ये मेरा भाई माजिद है। माजिद, ये समीना है, पड़ोस में रहती है, बहुत प्यारी लड़की है। कितनी भैंसें हैं आपकी? मुझे नहीं पता, ये तो अब्बा को पता होगा। बाजी प्लेट। समीना वहां से जाने लगी तो माजिद उसे नजर भरकर देखने लगा। उसी लम्हे समीना ने भी पलटकर माजिद को देखा और फिर उनकी आंखें मुस्कुराने लगी। बाजी जल्दी से रोटी डाल के दे दो। माजिद की खालाजाद बहन की वजह से माजिद की पड़ोसी समीना के बाप से भी मुलाकात हो गई थी और जल्द ही समीना के बाप को माजिद इतना अच्छा लगा कि वो उस पर एतबार करने लगा और अपनी भैंसों की खरीदो फरोख्त भी उसके जरिए करवाने लगा। माजिद का अब समीना की हवेली में कारोबारी सिलसिले में आना जाना शुरू हो गया था और इसी दौरान समीना और माजिद एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। 2 बरस के दौरान समीना और माजिद इतने करीब आ गए कि उन्होंने आपस में शादी करने का इरादा कर लिया। इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हुई। बात जाकर सुन लो। चलो ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, मैं फोन सुनकर आता हूँ। चलो। समीना का बाप जैसे ही उठकर गया, माजिद और समीना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मौका गनीमत जानते हुए माजिद ने शबीना से राज़ो न्याज़ शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब माजिद का भाई अपने भाई का बाकायदा रिश्ता लेकर समीना के बाप के पास पहुंचा तो समीना के बाप ने जात बिरादरी मुख्तलिफ होने की वजह से ना सिर्फ रिश्ते से इनकार किया बल्कि माजिद से ताल्लुकात भी खत्म कर दिए, जिसके बाद माजिद और समीना ने घर से भागकर खुफिया शादी कर ली। माजिद अपनी बीवी समीना को लेकर लाहौर चला गया था। कुछ दिनों वहां खामोशी से गुजारे, फिर माजिद अपनी बीवी को गुजरावाला के इलाके कला सक्के ले आया और खामोशी से जिंदगी गुजारने लगा। शादी के 7 माह बाद समीना के भाइयों को किसी ने समीना के घर का पता बता दिया, जिस पर शब्बीर ने देखा कि समीना के 2 भाई अपनी बहन के घर के अतराफ मंडरा रहे थे। उन्हें महल्ले का तो इल्म था, लेकिन बहन बहनोई के घर का सही पता मालूम नहीं था। दोनों भाई अक्सर उसी महल्ले में कभी किसी दुकान पर या होटल पर बैठे दिखाई देते और कभी बाजार में चक्कर लगाते नजर आते। एक दिन समीना का शौहर बाजार से गुजर रहा था। दूर से उसकी नजर समीना के भाइयों पर पड़ी तो वो सारा माजरा समझ गया। समीना के शौहर ने मफलत से अपना चेहरा छुपाया और रास्ता तब्दील करके अपने घर पहुंच गया। शब्बीर ने देखा कि समीना का शौहर दरवाजे पर घबराहट और बेचैनी के आलम में दस्तक दे रहा था और समीना घर के अंदर से बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक आ रही थी। अरे क्या कयामत हो गई माजिद, क्या हुआ? हटो, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ, दरवाजा बंद करो। हुआ क्या? अरे हुआ क्या है? कुंडी लगा दी ना? हाँ लगा दी। क्या बात है? समीना, मुझे लगता है तुम्हारे भाइयों ने हमारा ठिकाना ढूंढ लिया है। मुझे तो खतरे की बू आ रही है। दोनों बाजार में नजर आए थे मुझे। हमें जल्द से जल्द अपना ये ठिकाना तब्दील करना होगा। आप परेशान मत हो, अल्लाह सब खैर करेगा। माजिद और समीना ने थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके शमसाबाद में एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया था, लेकिन समीना के भाइयों ने कुछ रोज बाद ये ठिकाना भी ढूंढ निकाला। वो एक इंतहाई तशवीशनाक मंजर था। दोपहर के वक्त एक कार और एक कैरी डब्बा अचानक माजिद के नए ठिकाने पर रुका, जिसमें से कई लोग उतरे और फिर जबरदस्ती दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हो गए। उस रोज समीना के भाइयों ने अपनी बहन और बहनोई को अपने साथियों की मदद से अगवा कर लिया था। माजिद और समीना को उसके भाई अगवा करके जिला शेखपुरा के इलाके शादरा ले गए थे, जहां माजिद को कैद तन्हाई में रखकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और फिर मुबैना तौर पर माजिद को दरिया में धक्का देकर कत्ल करने का प्रोग्राम भी बना लिया था। शब्बीर ने देखा कि समीना के भाइयों ने मुबैना तौर पर माजिद को मोटरसाइकिल पर बिठाया हुआ था। माजिद खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर माजिद के पीछे बैठा हुआ भाई उसको काबू किए हुए था। मोटरसाइकिल जरा आगे बढ़ी तो माजिद को पुलिस वैन नजर आ गई। माजिद ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस को देखकर समीना के भाई माजिद को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी माजिद को अस्पताल पहुंचा दिया था। उधर माजिद के भाई की मुद्दइयत में समीना के भाइयों और दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था, मगर पुलिस माजिद की बीवी को बाजियाब ना करा सकी।
जिसके कुछ अरसे के बाद माजिद ने लाहौर हाई कोर्ट में बीवी की बाजियाबी के लिए दरखास्त दे दी थी। एक दिन माजिद हाई कोर्ट जा रहा था कि मुबैना तौर पर समीना के भाइयों ने उसे रास्ते में घेर लिया और 6 गोलियां माजिद के जिस्म में उतार दी। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, माजिद को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने माजिद की जान बचा ली और कई दिन अस्पताल में गुजारने के बाद जब माजिद अपने घर पहुंचा तो उसे खबर मिली कि समीना के भाइयों समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन समीना कहाँ थी, उसके बारे में माजिद बिल्कुल लाइल्म था। 18 तारीख को मेरे ससुराल वाले आए हैं, 2 गाड़ियां लेके, कैरी डब्बा और एक कार। उन्होंने मुझे यहाँ से अगवा किया और लाहौर ले गए मुझे, और वहाँ पर उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया और मैं उनसे बाजियाब हो गया और मेरी बीवी बाजियाब नहीं हो सकी। तो उसके बाद 11वें माह मैंने हाई कोर्ट में रिट दायर करवाई कि मेरी बीवी को बाजियाब कराया जाए, और मैं रिट के लिए हाई कोर्ट जा रहा था कि मुझे मुलजमों ने हमला किया मुझ पर और मुझे 6 गोलियां लगी उसमें, और उसके बाद मेरी बीवी का आज तक कोई पता नहीं है। अभी जो मुलजम थे, इश्तिहारी थे, वो मुनव्वर हुसैन और सगीर अहमद, वो दोनों चंद दिन पहले गिरफ्तार हुए हैं और उनसे पूछगिछ करवाई जाए कि मेरी बीवी कहाँ है, किस हाल में है या नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरा तो वो मुलजम इंकशाफ कर रहे हैं कि हमने कत्ल कर दिया है। फिर ये तो उनको ही पता है पक्का कि क्या कैसे कत्ल किया है, कैसे कहाँ पर लाश है, ये सारा हुआ तो उनको ही पता है, पुलिस को पता है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने एक भयानक एतराफ़ किया और वो ये था कि भाइयों ने पसंद की शादी करने के जुर्म में अपनी बहन को गला दबाकर हलाक कर दिया। सर वो ना उन्हें आन के शादी कर ली से ते असी उन्होंने ढूंढते रहे हैं, वो सानू नहीं लगे ते असी जाके ते उन्होंने इत्थे ले गए हैं कैरी डब्बे उत्थे जाके फिर मारिया, अगो पुलिस वाले टकरे ते ये नस गया, असी ओहदा गल घुट के उन्होंने छोड़ दी। बस इन्नी गल साडे कोल। शादी मर्जी ना करके आप ही गई सी ते आप ही फिर इहदे नाल लड़ के ते साडे कोल चली गई, ठीक है। उत्थे मसलन जाके वो कहंदी मैं नहीं इंदे वसना, असी कि तू शादी की तू इंदे वाली वस, ये बदतमीजी करदा सी, ठीक है। मसलन साढ़े ते दरखास्तां दिंदा ये वो करदा सी। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इन दोनों ने बात कर शादी की थी, जिसका ये मक्खन गुजर और इसकी सारी फैमिली को जो इसका रंग था, ये दोनों इधर पीपल्स कॉलोनी में आके आबाद हो गए किराए के मकान में। इन्होंने इन दोनों को पहले अगवा किया, जिसमें जो माजिद है वो गाड़ी से नीचे उतर गया, देख के भाग गया। उन्होंने बाद में अपनी लड़की को कत्ल करके और उसको नहर में फेंक दिया, जिसमें तकरीबन लगभग 16 बंदे जो हमने गिरफ्तार की हैं और उनकी पॉइंटेशन की है और मुकदमे को मेरिट पे जो है ना वो यकसू किया। शब्बीर ने पसंद की शादी करने पर एक औरत के कत्ल की शदीद मजम्मत की है और कातिलों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है जो हाथ पांव सलामत होने के बावजूद माजूरों की सी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसी दुनिया में रहते हैं जो अपनी माजूरी को अपने रास्ते की रुकावट समझने के बजाय अपने बच्चों का रिस्क कमाने से नहीं हिचकिचाते। ये है रहीम यार खान की बस्ती खैर मोहम्मद लाड़ का रिहायशी अब्दुल मालिक, जो पैदाइशी तौर पर माजूर था। 2 बच्चों और एक बीवी की कफालत का बोझ उठाना, और वो भी जिस्मानी माजूरी में, तकरीबन नामुमकिन था। अब्दुल मालिक के बाजुओं में थोड़ी बहुत जान थी, लेकिन टांगे बिल्कुल नाकारा थी और वो रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पालना चाहता था। फिर अब्दुल मालिक ने किराए पर रिक्शा हासिल किया और उसे रोज चलाने लगा। ये देखिए, अब्दुल मालिक उस दिन हस्बे मामूल सुबह सवेरे घर से निकल रहा था। वो अपने घर से घिसट घिसट कर निकला और फिर रिक्शे में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट ऊंची थी, लेकिन अब्दुल मालिक ने इसका भी इंतजाम कर रखा था। ये देखिए, अब्दुल मालिक कैसी सहूलत से अपने रिक्शे में सवार होकर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका है। रिक्शा किराए का था, इसलिए अब्दुल मालिक को किराया निकालने और घर का खर्चा पूरा करने के लिए शाम देर तक रिक्शा चलाना पड़ता था। शुरू में तो अब्दुल मालिक को रिक्शे में बैठने और उसे चलाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में अब्दुल मालिक किसी मशाक ड्राइवर की तरह जब रिक्शे की चाबी घुमाता तो उसकी खुशी देखने वाली होती थी। पाँव नाकारा और छोटे थे, लेकिन अब्दुल मालिक ने जल्द ही इन नाकारा पाँव से भी काम लेना सीख लिया था। ये देखिए,
ये मनाजिर ये साबित करने के लिए काफी है कि अगर इंसान अपने जी में ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसके इरादों से पीछे नहीं कर सकती। अब्दुल मालिक किराए के मकान में रहता था और इस मकान के दरो दीवार से भूख और यासियत बरसती नजर आती है। मैले कुचैले बर्तन, टूटी फूटी चारपाइयां, मगर इन्हीं हालात को बदलने के लिए अब्दुल मालिक हर रोज घर से रोजगार के लिए निकलता है। शब्बीर ने देखा कि अब्दुल मालिक का रक्षा किसी दूसरे रक्षा की तरह सड़क पर दौड़ता चला जा रहा था। अब्दुल मालिक ने रक्षे की छत पर मुसाफिरों का सामान रखने की भी सहूलत पैदा कर रखी थी। जरा अब्दुल मालिक के रक्षे और खुद अब्दुल मालिक को एक बार फिर देख लीजिए। अब्दुल मालिक तकदीर से मुसलसल लड़ रहा है, हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं है। वो हर हाल में अपने बच्चों को तालीम भी दिलवाना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो हिम्मत भी हार जाता है। शब्बीर ने जब अब्दुल मालिक को देखा तो वो अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों और बीवी के साथ मौजूद था। शब्बीर ने जब अब्दुल मालिक की बीवी से बात की तो शब्बीर ये सुनकर दंग रह गया कि इंतहाई गुर्बत और फाकों के बावजूद न सिर्फ उसकी बीवी अपने शौहर से खुश थी, बल्कि उसे फख्र भी था कि उसका शौहर उसे रिज़्क़ हलाल खिला रहा था। मेरे मियाँ मजदूर है, दोनों टांगों से मुझे अपने मियाँ पर फख्र है, वो मजदूरी करके लाके हमें खिलाते हैं। शब्बीर को अब्दुल मालिक ने अपने रोजगार और मजबूरियों के बारे में भी बताया और साथ ही इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि किराए के मकानों से उसकी जान कब तक छूटेगी, क्योंकि अगर किराया अदा न किया जाए तो मालिक मकान घर खाली करने की धमकी देता है। दोनों टांगों तो माजूर हूँ, मेरे पास रक्षा है जो इसकी दिहाड़ भी 250 रुपया मालिक को देता हूँ और अपने बच्चों को, बेटी बेटा है मेरा, 2 बच्चे हैं मेरे, उसके लिए दूध भी सब्जी भी सारा कुछ मैं ये अपने मेहनत से लाता हूँ। दिन और रात मेहनत से करता हूँ तो मेरी फिर भी पूरी नहीं होती। मकान है जो वो भी मेरे पास किराए का, अगर 2 महीने उसमें गुजारूं तो वो अगर किराया मेरे पास ना हो तो मकान मालिक कह देता है कि मकान खाली कर दे। शब्बीर का कहना है कि उसने अब्दुल मालिक के अज़्म हौसले से बहुत कुछ सीखा है और कहा है कि अगर इंसान चाहे तो मायूसी और नाउमीदी के दलदल से खुद को निकालकर अपनी जिंदगी तब्दील कर सकता है, क्योंकि शब्बीर को यकीन है कि अपनी हालत बदलने के लिए खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ता है। साथ ही शब्बीर ने खुदा तरस लोगों और रिफाही इदारों से भी अपील की है कि अब्दुल मालिक जैसे गयूर और सफेद पोशों का भी ख्याल रखा जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखे। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।